ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है डेप्रिसिएशन, जो चैप्टर है 7, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ अलोकेटिंग और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। वेरियस मेथड्स हैव बीन डिवाइस्ड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. डिफरेंट मेथड्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट असेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ असेट्स. यानी कि यहाँ पर अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और ये सब डिपेंड करते हैं असेट्स के नेचर पे और उसके टाइप्स पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक बार डेप्रिसिएशन के मेथड्स यूज कर देखते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम WDV मेथड भी कहते हैं. एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन ओवर रेट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. हमारे पास 10 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, बट अपने सिलेबस में ये 2 मेथड हैं जिनको अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ओनली फर्स्ट 2 मेथड्स आर इन सिलेबस ऑफ RBSC. They are discussed as follows. So first method we have to discuss, and first method is straight line method. Straight line method, this method is also termed as original cost method. इस मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स. यानी कि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट पे लगता है. फिक्स्ड कॉस्ट की जो मतलब असेट्स होती है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और फिक्स्ड चार्जेस के अकॉर्डिंग लगता है, फिक्स्ड परसेंटेज रहता है. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सच द मेथड इज आल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है. एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स अमाउंट लगता है, इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड लाइफ के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी. कोई भी असेट्स अगर हमने 5 लाख रुपए की खरीदी है और 10 ईयर्स तक वो चलेगी, तो 10 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. फ्रॉम द original cost of assets, and then by dividing the remaining balance by the number of years of its estimated life. तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, सॉरी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं. उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ का जो है हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं. यस, तो हम एस्टिमेटेड लाइफ का डिवाइड करते हैं, उससे हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है. द डेप्रिसिएशन सो कैलकुलेटेड एंड चार्ज्ड एनुअली विल रिड्यूस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स टू 0. क्या होता है कि जो भी असेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उससे असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो सकती है या फिर स्क्रैप वैल्यू तक हो सकती है. एज द केस में बी एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, यानी जैसी भी सिचुएशन क्रिएट होती है एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ. एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी असेट्स कितने साल तक चलेगी. अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. एक फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करते हैं, एंड फॉर्मूला इज ईयरली डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स. ये एक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. तो आई थिंक आपको यहां तक का मैटर क्लियर होगा. एक बार आप यस और नो में रिप्लाई दे दीजिए. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक मेथड है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको हम बोलते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में से एस्टिमेटेड लाइफ
सॉरी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करते हैं और एस्टिमेटेड लाइफ का डिवाइड करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कोई असेट्स है, मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख रुपीज, ओके, एंड इट्स estimated life is 10 years, and after 10 years its value will be 50,000. That is scrap value. Okay, machinery purchased for 5 lakh rupees, and its estimated life is 10 years, and after 10 years its value will be 50,000, that is scrap value. तो डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ईयरली डेप्रिसिएशन is equals to, first of all we have to use this formula, original cost of assets, that is 5 lakh rupees minus 50,000 divided 10,000. So we can calculate the yearly depreciation. कितना अमाउंट आएगा एक बार आप बता सकते हैं कैलकुलेट करके? ईयरली डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां पर कितना आएगा? ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना अमाउंट आने वाला है यहाँ पे ईयरली डेप्रिसिएशन? एक बार कैलकुलेट करके बताओ। यस, राहुल का आंसर सबसे पहले आया है, दैट इज 45,000. So 45,000 is our yearly depreciation. नो प्रॉब्लम, माइक मैंने यहां से ऑफ कर रखा है, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। Then yearly depreciation is 5 lakh minus 50,000 divided by 10, that is 45,000. तो आई थिंक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना अपने को यहाँ पर आ गया है कि अपन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की कुछ एडवांटेजेस होती है, उन एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हैज सर्टेन एडवांटेजेस which are stated below. First one is it is very simple, easy to understand and apply. देखा अपन ने अभी देखा था कि किस तरह से अपन इसको इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इट इज वेरी इजी, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सिंप्लिसिटी मेक्स इट पॉपुलर मेथड इन प्रैक्टिस। क्या होता है कि ये जो मेथड होता है ये बहुत सिंपल है और इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये पॉपुलर मेथड है इन प्रैक्टिस। असेट्स कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू, यानी कि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है उससे असेट्स की वैल्यू जीरो तक जा सकती है। देयरफॉर दिस मेथड मेक्स इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट फुल डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स। मतलब इसमें यह होता है कि आप असेट्स की जो वैल्यू इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो दिस मेथड मेक्स पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट फुल डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, यानी कि जो असेट्स होती है, असेट्स की जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है उसको हम पूरी यूजफुल लाइफ के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एवरी ईयर सेम अमाउंट इज चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस का एक एक्सपेंसेज होता है जिसको अपने को बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है। तो वहां पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस अमाउंट को शो करते हैं तो इक्वल अमाउंट शो करते हैं।
सेम अमाउंट शो करते हैं। दिस मेक्स द कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स इजी। इससे क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट का जो कंपैरिजन है ईयर बाय ईयर हम कर सकते हैं, वो इजीली यहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है। दिस मेथड इज सुटेबल for those assets whose life can be estimated accurately and where the use of assets is consistent from year to year, such as leasehold buildings। यानी कि यह मेथड उन असेट्स के लिए यूजफुल होता है, ज्यादा अच्छे से यूजफुल है, जिनकी एस्टिमेटेड लाइफ एक्यूरेटली अपन निकाल सकते हैं और उनको वो असेट्स जो है कॉन्स्टेंटली जो है कंटिन्यूअसली यूज हो रही है, जैसे लीज होल्ड बिल्डिंग्स होती है उनको हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। तो जिन असेट्स को हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं या जिनकी हम एस्टिमेटेड लाइफ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां पर इस मेथड को यूज किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो। Limitations of straight line method. Although straight line method is simple and easy to apply, it suffers from certain limitations which are given below. This method is based on the faulty assumption of same amount of the utility of an assets is different accounting year. ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो ये मेथड यूज करते हो, इसमें आपका फॉल्टी अजम्पशन होता है कि आप सेम अमाउंट किसी असेट्स का यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन। वो कैसे हो सकता है कि आप जैसे असेट्स को हर साल यूज करते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो उसका सेम इफेक्ट पड़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसका इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा लिमिटेशन इसको बताया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ असेट डिक्रीजेज एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्रीजेज। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप असेट्स को यूज करते हो उसकी वर्क एफिशिएंसी, असेट्स क्या जो एसेट्स की वर्क एफिशिएंसी होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इसके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होता है। Hence, under this method, the total amount charged against profit on account of depreciation and repair taken together will not be uniform throughout the life of the assets। ये कह रहे हैं कि आप इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, तो टोटल अमाउंट जो आप P&L अकाउंट में चार्ज करते हो अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स कैन टुगेदर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसे नहीं हो सकते, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसमें। डेप्रिसिएशन का अमाउंट और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट दोनों में डिफरेंस होता है। विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ईयर, रेदर इट विल कीप एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है वो हर साल एक जैसा नहीं लगने वाला, चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे उसकी कंडीशन असेट्स की खराब होती जाएगी, उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस ज्यादा होने लगेगा। तो इसलिए इस मेथड को यूज करना इन्होंने सही नहीं बताया है। तो जहां पर एडवांटेजेस होती है वहां पर हमारे पास लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फटाफट मुझे क्लियर कीजिए, आपको ये एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्लियर हो गई क्या? अगर क्लियर हो गई हो तो टाइप कीजिए क्लियर। प्लीज रिस्पॉन्ड मी। ओके, now second method, written down value method. First of all we have to discuss all both two methods, and after we will practice the practical questions. Written down value method. Under this method depreciation is charged on the book value of assets। यानी कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो बुक वैल्यू पे करते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर तो हम डेप्रिसिएशन एक परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उसका जो डिक्रीजिंग वैल्यू होती है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सिंस बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इसमें भी जो परसेंटेज लगता है वो एक फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगता है, बट अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन का वो एवरी ईयर डिक्रीजिंग होता है। सो एज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस ईयर आफ्टर ईयर।
यानी इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होता जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। मशीनरी परचेज्ड फॉर रुपीज 5 लाख रुपीज एंड रेट ऑफ depreciation is 10%. Rate of depreciation is 10% per annum, and machinery purchased for 5 lakh rupees on 1st April 2019. ओके, ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया कि हमने एक मशीनरी परचेज की है। अच्छा, यहाँ पर इस ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है बच्चों, इसके अंदर एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दोनों का कोई रोल नहीं होता है, उसको हम यहाँ पर यूज ही नहीं करते हैं। यहाँ पर बस अपने को एक फिक्स परसेंटेज दी हुई होती है, उससे अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पर ईयरली डेप्रिसिएशन बताने वाला हूँ। ईयरली डेप्रिसिएशन, ओके। सबसे पहले तो मैं ईयर लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ असेट्स या WDV ऑफ असेट्स, ओके। और ईयरली डेप्रिसिएशन बैलेंस, बैलेंस को हम WDV बोलेंगे। देखो सबसे पहला ईयर क्या होगा आपका, सबसे पहला जो ईयर होगा वो होगा 2019-2020, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 तक चलेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है आपकी 5 लाख, ओके। इसका डेप्रिसिएशन लगाना है अपने को, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10%, और कितना होगा 50,000। और बैलेंस यानी WDV कितना होगा, WDV होगा हमारा 4,50,000, ओके। आपने क्या किया, 5 लाख रुपीज में से 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 50,000 पूरे ईयर का, और बैलेंस जो बचा उसे हम WDV बोलते हैं। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। आप कॉस्ट ऑफ असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगा वो हमारा लगा 50,000 रुपीज। नाउ फॉर सेकेंड ईयर विल बी 2020-21 and there is WDV of assets is 4,50,000. Now depreciation will calculate on 4,50,000 will be 45,000। यानी अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो इस बैलेंस मेथड पे कैलकुलेट होगा। WDV मेथड के अंदर इस बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। अब आप यहां से माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 4,05,000। नाउ नेक्स्ट ईयर 2021-22 आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे 4,05,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, और 4,05,000 का डेप्रिसिएशन होगा 40,500। नाउ वी कैन सी डेप्रिसिएशन इज डिक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। यहां पर डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता रहेगा क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो फिक्स कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग एक फिक्स कॉस्ट पे नहीं लग रहा है, यहां पर डेप्रिसिएशन लग रहा है डिक्रीजिंग वैल्यू पर। अगर इसी डेप्रिसिएशन को मैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट करूं तो 5 लाख रुपीस का 10% 50,000 ईयर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा अगर अपन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाते हैं तो।
और WDV मेथड से लगाते हैं तो WDV मेथड से हमारा जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब आप 4,05,000 में से 40,500 माइनस करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आप मुझे फटाफट क्लियर करके बताइए, ये यहां तक की बात आपको जो मैंने ये एग्जांपल समझाया है ये आपको समझ में आया या नहीं आया? यस और नो रिप्लाई दीजिए फटाफट। यस और नो में रिप्लाई दीजिए। ऑल राइट, नाउ एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की हम एडवांटेजेस यहां पर देखते हैं क्या क्या है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। This method is based on a more realistic assumptions. This method is based on more realistic assumptions that the benefits from assets go on diminishing with the passage of time. ये बिल्कुल करेक्ट मेथड होता है। इसमें ये assumption होता है कि जो बेनिफिट है असेट्स का वो क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, रिड्यूसिंग होता है। ईयर बाय ईयर जो है उसका बेनिफिट रिड्यूस होता जाता है। Hence, it calls for proper allocation of cost because higher depreciation charged in earlier year when assets utility is higher as compared to later years when it becomes less effective. इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, जब असेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है तो वहां पर डेप्रिसिएशन ज्यादा कैलकुलेट होता है और बाद में जब असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम लगता है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर मेथड इसको इन्होंने कहा है। It results into almost equal burden of depreciation and repair expenses taken together every year on profit and loss account. अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि इक्वल बर्डन पड़ेगा डेप्रिसिएशन का और रिपेयर एक्सपेंसेज का। कैसे? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कम होता जाएगा और रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेज बढ़ता जाएगा। अपने को पता है कि जैसे जैसे असेट्स का यूज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी बढ़ती जाएगी। तो रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस तो बढ़ता रहेगा और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहेगी, तो इक्वल बर्डन पड़ेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि डेप्रिसिएशन तो फिक्स रहेगा और रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ता रहेगा, तो वहां पर इनइक्वालिटी वाली बात आ रही थी। तो यहाँ पर इक्वल बर्डन पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा और रिपेयर मेंटेनेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो बढ़ता ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मेथड की यह है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 accepts this method for tax purposes. Every business concern have to file their income tax return, यानी हर बिजनेस पर्सन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। जिन बिजनेसेस के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है उनको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो वहां पर वो जो असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में इसी मेथड को उन्होंने जो है अप्रूव किया है। एज ए लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर्स, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट्स रिड्यूस। ये इसका मतलब ये है कि लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ, यानी कि जो कॉस्ट असेट्स होती है उसकी कॉस्ट का सबसे बड़ा अमाउंट तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स में ही हम क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट रिड्यूस, जिससे क्या होगा कि ऑब्सोलेंस की वजह से जो हमारा लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लॉस रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिक्स्ड असेट्स विच लास्ट फॉर लॉन्ग एंड विच रिक्वायर्स इंक्रीज्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो ये जो मेथड होता है ये उन असेट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं और जिनके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस इंक्रीज होता रहता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड वेयर ऑब्सोलेंस रेट इज हाई, यानी कि जहां पर
किसी असेट्स की आउट ऑफ फैशन होने की रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि बहुत जल्दी उस असेट्स के रिलेशन में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है और बहुत जल्दी वो उस तरह के असेट्स ऑब्सोलेट हो जाती है, तो वहां पर इस मेथड को यूज करना बेटर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज limitations of written down value method. Although this method is based upon a more realistic assumptions, it suffers from the following limitations. यानी कि इसके अंदर भी कुछ limitations हमारे पास होती हैं। As the depreciation is calculated at fixed percentage of written down value, depreciable cost of assets cannot be fully written off. यानी कि इस मेथड के अंदर जो है असेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, यानी कि पूरी तरह से उसकी जो वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू लास्ट में जो बचती है, वो वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होती है असेट्स के इस मेथड के अंदर। इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन अ सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें भी हम जो है एक इसका लिमिटेशन ये होता है कि हम इसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा कैलकुलेट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, straight line method and written down value method. Now there is a another topic related to these two methods, difference between straight line method and written down value method. इसका हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि किस बेस पे हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं है ये, बेसिस ऑफ डिफरेंस, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसका बेस क्या है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो होता है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, बुक वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारी जो बुक वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, तो इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में तो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं। डिक्लाइंस ईयर आफ्टर ईयर, यानी इसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। कौन से मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स लॉ, इस बेस पे भी अपन डिफरेंस बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड को जो है नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि ये जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं है। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स पर्पस से उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रिकॉग्नाइज्ड है। सुटेबिलिटी की अगर बात करें, इट इज सुटेबल फॉर असेट्स इन विच रिपेयर चार्जेस आर लेस, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड को हम वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर आपका जो रिपेयर मेंटेनेंस का चार्जेज है वो कम है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज लो एंड स्क्रैप वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड इज इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है किसकी, ऑब्सोलेंस की, वो क्या होती है, लो होती है। और स्क्रैप वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड इन्वॉल्व। तो इस मेथड के अंदर हम यही कह सकते हैं कि ये जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड वो सुटेबल होता है उन असेट्स के लिए जिन पर रिपेयर चार्जेस कम होता है और ऑब्सोलेंस की पॉसिबिलिटी कम होती है। और स्क्रैप वैल्यू जो है इसकी वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। It is suitable for assets which are affected by technological changes and require more repair expenses with the passage of time, यानी कि जिन assets के ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाती है उनके ऊपर और उनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस ज्यादा लगता है, तो उन assets के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सुटेबल होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस
between straight line method and written down value method. अगर यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में यस और नो रिप्लाई करके बता दीजिए। ऑल राइट, नाउ अनदर टॉपिक अपन और ले लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कल करते हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड हमारे पास हैं। अब तक तो हमने जो मेथड्स देखे हैं वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हैं, और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे उसके भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। In books of account, there are two methods of arrangements for recording the depreciation on fixed assets. First one is charging depreciation to assets account, यानी depreciation हम assets account पे charge करते हैं, और second one is creating provision for depreciation and accumulated depreciation account, यानी कि इसमें हम depreciation के ऊपर जो provision calculate करते हैं वो उसके लिए हम provision calculate करते हैं, यहाँ पर provision बना के चलते हैं depreciation के लिए। तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट, इस मेथड को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, क्रेडिटेड टू द असेट्स अकाउंट एंड चार्ज और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इसके ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको हम ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें, फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ असेट्स इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी जिस ईयर में हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो उसको असेट्स को परचेज करने की एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कैश में या चेक से अपन ने परचेज किया हो तो बैंक करते हैं, और अगर हमने क्रेडिट परचेज किया हो तो वेंडर लिखते हैं। वेंडर का मतलब है सेलर जिससे हमने असेट्स को परचेज किया है। और यहां पर जो अमाउंट आएगा विद द कॉस्ट ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, फ्रेट एटसेट्रा, यानी कोई भी असेट्स जिसको हम परचेज कर रहे हैं और उसका जो भी एक्सपेंसेस उसके साथ में लग रहा है, इंस्टॉलेशन चार्जेज है, फ्रेट चार्जेज है, तो वो उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। फॉलोइंग टू एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, यानी कि यहाँ पर हम दो एंट्री और करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो हम एंट्री बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं एंड असेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड। तो असेट्स को हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, चार्ज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बिजनेस का लॉस है और बिजनेस के जितने भी लॉसेज होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद में क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। This method is designed to accumulate the depreciation provided on an assets is separate account, generally called provision for depreciation or accumulated depreciation account। यानी कि हम डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर एक अलग से अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या accumulated depreciation account। By such assumptions of depreciation, the assets account need not to be disturbed in any way and it continues to be shown at its original cost over the successive years of its useful life। इसमें क्या होता है कि जो हमारा असेट्स अकाउंट होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यानी उसको हम डेबिट क्रेडिट एक बार परचेज कर लिया और उसका बैलेंस हम इक्वल रखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उसको हम चेंज नहीं करते हैं। जिस ईयर में हम कोई असेट्स को सेल करते हैं उस ईयर हम क्या करते हैं, उस असेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। देयर आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स of this method for recording of depreciation.
These are given below. Assets account continues to appear at its original cost year after year over its entire time. इसमें क्या होता है कि जो असेट्स अकाउंट होता है उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ही रखते हैं, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं. Depreciation is accumulated on a separate account instead of being adjusted in the assets account at the end of each accounting period. यानी कि इसमें हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं. The following journal entries are recorded under this method for recording purchase of assets. Assets को परचेज करने की एंट्री, assets account debit to bank account to vendor account for assets purchased. Following two journal entries are recorded at the end of each year. यानी कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जो असेट्स एंट्री यहाँ पे करते हैं फॉर क्रेडिटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री अपने को सेकंड मेथड में यूज करनी है. तो क्वेश्चन में जैसी भी कंडीशन अपने को दे रखी होगी, आपको फर्स्ट मेथड के लिए अगर कह रखा हो कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट्स, तो अपने को ये फर्स्ट मेथड की एंट्रीज करनी है. और अगर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उस पर फिर अपने को सेकंड मेथड की एंट्रीज करनी रहेंगी. तो जैसा भी मेथड क्वेश्चन में कह रखा होगा अपने को उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है. इसके हम कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे. तो आज जो हम मैटर रखेंगे वो यहीं तक का रखेंगे. डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री. ठीक है, तो ये अपन आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं और बाकी की क्लास अपन कल प्रैक्टिकली रखेंगे. और आपको यहाँ तक की क्लास कैसी समझ में आई आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं. और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें. चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें. तो मिलते हैं आगे की क्लास में. थैंक यू वेरी मच.